इसलिए सबका जो भी कार्यकर्ता कमेटी, प्रबंध कमेटी और आयोजन कमेटी है, उन सबका एक साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर मंचासीन बहुत ही सुंदर वाणी से आपके बीच में निरंतर भीम कथा कह रहे हैं, उनकी साथ में साज सज्जा जो भी साथी गड़ाए हैं, हमारी बहन बैठी हैं, मैं इन सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ आज हमारे साथ पुखराया की धरती से चलकर आए इस कानपुर देहात की सरजमी से बाखूबी परिचय रखने वाले और एक एक नौजवान और बुजुर्ग माताओं और बहनों के हृदय में वसने वाले, अभी हाल ही में घाटमपुर विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर उपचुनाव लड़े आदरणीय बड़े भाई श्री कुलदीप शंखवार जी, उपस्थित बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों को नमन करता हूं, नौजवान साथियों को जय भीम का अभिवादन करता हूं और छोटे सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस तरीके के आयोजन निश्चित रूप से समाज में जागरूकता पैदा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी भारी संख्या में लोग एक साथ बैठकर इस कथा का आनंद लेते हैं। सब एक साथ मिलजुल कर उस कथा को सुनने के बाद में उससे कुछ सीख लेते हैं। तमाम बातें आपको कथावाचक आदरणीय सम्मान्य जी के द्वारा कही गई होंगी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस धरती पर निश्चित रूप से एक भगवान ही थे जिन्होंने सबको जीना सिखाया है। इस देश को एक सच्चा और अच्छा संविधान देकर के सभी दबे कुचले और नारियों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किया है। ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज उनके बताए हुए सिद्धांतों के हिसाब से मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बनकर आप सबके बीच में काम करता आ रहा हूं। यहां पर उपस्थित कम से कम सारे लोग जानते होंगे कि जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी तब से लेकर आज तक बीएसपी का सिपाही बनकर आप सबके साथ में इसलिए काम करता रहा कि आपका प्यार और स्नेह सदैव मुझको मिलता रहा। हमें यह लगता रहा कि हम आप सबके बीच में हैं, अपनों के बीच में हैं, और जहां अपनत्व आ जाए वहां पर किसी प्रकार की दूरियां नहीं रहा करती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने वर्षों से फैले इस कुचक्र को, जो आपस में दूरी बनाने का काम करते थे, भेदभाव फैलाते थे, ऊंच और नीच की दीवार को वो पैदा करते थे, अगर उसको किसी ने दूर करने का काम किया है तो मित्रों आज बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आज सारे समाज के लोग एक मंच पर खड़े होकर के आपस में गले मिलते हुए, आपस में भाईचारा बनाते हुए बैठने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, आने का काम करते हैं और जाने का काम करते हैं। उसी का परिणाम हूं मैं कि आज आपके बीच में भीम कथा के माध्यम से आपके साथ में खड़ा हुआ हूं। और यही नहीं, मुझे लगता है जनपद के बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते होंगे जहां इस हर तरीके के आयोजन में आपके भाई को बुलाया जाता है। वो इसलिए बुलाया जाता है कि आप सबको ये विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी हो या बहुजन समाज के लोग हो या सर्व समाज के लोग हो, सबको भाईचारा और भाई की नजर से देखने का काम मित्रों मैं हमेशा करता रहा हूं और करता रहूंगा। ज्यादा देर आप सबका समय नहीं लूंगा, एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि साथियों कुछ समय के बाद में चुनाव आने वाले। बाबा साहब ने सबसे बड़ा हथियार हमें दिया है, वोट का अधिकार हमें दिया है। अच्छे बुरे की पहचान कर लेना मित्रों, अपने और पराये की पहचान कर लेना। ऐसे भी लोग आते हैं जो आपको गुमराह करके
आपके वोट रूपी ताकत को लेने के बाद में अपने को मजबूत करते हैं, अन्य पार्टियों में जाकर के अपना स्थान और महत्व बनाते हैं, काम आपका नाम उनका, आखिर ये कब तक चलेगा? ये पहचान करके आप उसका सहयोग कर देना। जो आपका सच्चा हित ऐसी हो, आपके सच्चे काम में आने वाला हो, आपका कहीं पर भी सहयोग करने वाला हो, उसका सहयोग करना और जैसा भी हो सके निर्णय सोच समझ कर करना। यह पुनः आपसे निवेदन और अनुरोध करता हुआ अपना जो समय बचा हुआ है आदरणीय बड़े भाई कुलदीप संखवार को देना चाहता हूं, जो कि यहां पर आए हैं। मैं पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। द्वारा बहुत सुंदर सा इन्होंने अपना जो है जो हमारे बीच में जो बताया है, हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं और आशा भी करते हैं कि आने वाले समय में, आगे भविष्य में हम लोगों को इसी तरीके से साथ देते रहेंगे तो हम आपके सदैव आभारी बने रहेंगे। अब हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कुलदीप संखवार जी आपके यहाँ पधारे हुए हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ कि आकर के दो शब्द हमारी इस जनता के बारे में सोचें और साथ ही हमारे बाबा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान दें। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, संत रविदास जी, संत तुकाराम जी, इस जनपद की धरती में जन्मे पेरियार ललन सिंह यादव जी, जनपद की धरती में जन्मे आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी, तमाम महापुरुषों को मैं हृदय से नमन वंदन करता हूं। आज इस गांव में बुद्ध कथा के माध्यम से आप लोगों को जागरूकता देने आई संपूर्ण टीम, आदरणीय बबलू बोध जी, उनकी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो जनपद में आकर के तमाम सारे गांवों में बुद्ध कथा के माध्यम से आप लोगों को संदेशा देने का काम करते हैं। साथ ही साथ इस गांव के सम्मानित ग्राम प्रधान जी, इस गांव की कमेटी के लोग, सामने बैठी हमारी देवी तुल माताएं बहनें, बाएं साइड में बैठे हमारे तमाम सम्मानित साथियों, और अभी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य दे करके यथास्थान बैठे हम लोगों के चहेते आदरणीय पंडित संतोष त्रिपाठी जी, श्याम सुंदर संखवार जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, प्रेम शंकर जी तथा तमाम सम्मानित साथियों, मैं बहुत देर आपके बीच में पादक नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को जो मजा इस गीत और संगीत के माध्यम से सुनने में आता है, वो भाषण देने में सुनने में मजा नहीं आता है। बल्कि आधे लोग तो कहते हुए हैं जल्दी जाए टरे हमारे भजन कीर्तन सुनो। ऐसा चल रहा है ना मन में, ऐसा नहीं चलना चाहिए भाई। बीच बीच में आए हैं, हम 70 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो आपसे कुछ कहने आए हैं, आपसे कुछ लेने आए हैं और आपको कुछ देने आए हैं। लेने आए हैं आपका प्यार और देने आए वो संदेशा जो बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके लिए इस भारत की धरती में जन्मे संपूर्ण महिला जात के लिए जो करने का काम किया है, वो महिला किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, अगर उसे जीने का अधिकार दिया है तो बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। इसलिए जैसा कि आदरणीय संतोष त्रिपाठी जी ने भी कहा था कि एक मामले में अगर उन्हें भगवान मान लिया जाए, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें भगवान की श्रेणी उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसने जन भावनाओं के लिए नेक काम किए हों, अच्छे कार्य करके लोगों को प्यार देने का काम किया है, उसे भगवान की श्रेणी दी जाती है। क्योंकि इस देश में
आज जो व्यवस्था चल रही है, जैसा संतोष जी ने कहा कि आगे आने वाला चुनाव है, तो क्या होगा। एक बैल आया, आपको बता दूं, एक बैल आया गाय से कहने लगा, बोले अब तो हम भी दूध देंगे। गाय को बड़ा खराब लगा, बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम दूध दोगे? अरे बोले चुनाव आ रहा है भाई, ये तो कहना पड़ता है। तो ऐसे लोग आएंगे जो बैल भी कहेगा दूध देंगे, तो ये सिर्फ चुनाव के टाइम दूध देते हैं, वैसे नहीं देंगे। क्योंकि समाज जागरूक हो गया है, तो आपका जो वोट बाबा साहब ने आपको दिया है, वो अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई जो आपकी लड़ता हो, जो आपकी बहता हो, उसके लिए आपको देने का काम भी करना है। बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों में अगर सिर्फ एक पर जोर दे करके काम किया जाए, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि किसी भी बुद्ध कथा की कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो है उनका पहला मूल मंत्र, शिक्षा। गौतम बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धि की शरण में जाओ। बाबा साहब ने कहा उसी को, बाबा साहब ने नया कुछ नहीं कहा, बाबा साहब ने उसी को कहा है। एजुकेट, एजिटेट, यूनाइट। शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो। अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जितने लोग नेता आते हैं, वो इस नारा की लोगों ने उल्टा क्रम बना दिया कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जबकि है ये कि शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो। शिक्षित होने का मतलब होता है कि अपने आप को जागरूक करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपनी बेटियों को पढ़ाना है, अपने नौनिहालों को शिक्षा नीति के जरिए उनको आगे बढ़ाने का काम करना। अगर हमारे लोग देख लीजिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सरकार ने आप लोगों से दूर करने के उद्देश्य से गांव में बनने वाले विद्यालयों में भोजन कराने का काम किया, कटोरा पकड़ा दिया। ये उनकी शिक्षा नीति है, ताकि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण न कर सके। मैं तो सबसे कहता हूं, डंके की चोट से कहता हूं, कि आप लोग एक दिन की कमाई से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो कथाओं के माध्यम से आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आप जान जाएंगे, एक बार कथा कराने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। दूसरा मंत्र है धम्मं शरणं गच्छामि, गौतम बुद्ध ने कहा है, और बाबा साहब ने कहा है एजिटेट, संघर्ष करो। संघर्ष किससे करना है? संघर्ष ठाकुर साहब से नहीं करना है, संघर्ष पंडित जी से नहीं करना है, संघर्ष कुशवाहा जी से नहीं करना है। संघर्ष करना है अपने आप के अंदर छुपे हुए उस चीज से जो वैनस्ता फैलाती है, जो अपने आप को गलत राह पे ले जाती है। संघर्ष करना है शराब छोड़ने से, संघर्ष करना है जुआ खेलने से, संघर्ष करना है बीड़ी पीने से। ये संघर्ष करना, संघर्ष का मतलब लोगों ने मान लिया कि खोपड़ी फाड़ना है, एक दूसरे की लेके लट खंगे। और लास्ट में आता है संघं शरणं गच्छामि, यानी एजुकेट, एजिटेट, यूनाइट। और संगठन, जब आप शिक्षित होंगे, जब आपके अंदर वैमनस्यता नहीं होगी, आप शराब का सेवन नहीं करते होंगे, आप बीड़ी, पान, सिगरेट, तंबाकू नहीं करते होंगे, तो आपके अंदर एक मानवीय गुण होगा और एक अच्छे व्यक्ति का आपके अंदर गुण होंगे, तो निश्चित तौर पर संगठन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप संगठित हो जाएंगे। अभी तो संगठन में एक दिक्कत है कि अगर दच चुन दिया गया तो दूसरा कान फूंक रहे हो, बोले अरे सुनो, ये ना जो पसिया पैसा बचिए पूरा पेल जाए, बहुत बेईमान है, बहुत हरामी। तुम मान नहीं रहे हो, जो बहुत खराब आदमी है। ये कब है? जब आपके अंदर लालच होगा, लोभ होगा, तब आप ये चीजें स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप शिक्षित होंगे, आपके अंदर ये चीजें खत्म हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर उस चीज को स्वीकार करके सब समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे और भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। माताओं बहनों, आपकी संख्या ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा काम भी करना है। इनसे क्या ज्यादा काम करना है? हमारी बेटी जो शिक्षित होगी वो 2 घरों को रोशन करेगी। हमारा बेटा 1 घर को रोशन करेगा, लेकिन हमारी बेटी अगर शिक्षित होगी तो 2-2 घर रोशन करेगी। नंबर 1, जहां पर पैदा हुई है इस घर में अपने छोटे भाई को, अपने भतीजों को पढ़ाने का काम करेगी, और जब ससुराल जाएगी तो शिक्षा की अलग अपने ससुराल में जगाने का काम करेगी। तो हमारी देवियों को, इन बेटियों को भी पढ़ाने का काम जरूर करें।
और अच्छे पैमाने पर करने का काम करें, ताकि ये बच्चे, देखिए नौकरियां खत्म हो गई हैं, सरकार ने नौकरियों को खा डाला है। आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जात की हो चाहे ओबीसी कुशवाहा की हो, सब खत्म हो गई है। इनको किसी को भी आरक्षण के नाम पर संविधान से बड़ा छेड़छाड़ की जा रही है। ये देश में पहली बार हुआ है कि देश का किसान इस देश के झूठे मक्कार लबरा प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन किए हुए है, लेकिन कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो जानता है कि वो चोर है, ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का काम करता है। हालांकि हमारे बड़े नेतृत्व को ईवीएम का विरोध करना चाहिए, लेकिन जैसे ईवीएम का विरोध होगा, शाम को सीबीआई घरे खड़ी है, तुरंत ईडी घरे खड़ी है, पुलिस का पूछने लगे क्या है भाई बड़ी नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारा जो मकान बना है बोले सरकारी जमीन पे है, कल बुलडोजर चलेगा, तो नेताजी ठंडा के बैठ गए। जिस दिन आंदोलन का मामला था, मैंने यहाँ 7 बजे सीओ, एसडीएम, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज 6 गाड़ियों से घर में घेर लिया। हम अपना लोअर पहने टहले, तुमने भैया क्या हो गया? बोले आप आंदोलन करने नहीं जाएंगे, आपको नजरबंद करने आए हैं। तो हमने कहा यार तुम लोग, इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, बड़ा दर्द होता है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी इस सरकार के लोग नहीं मान रहे हैं। संविधान के दायरे में हमारा पूर्ण अधिकार है कि हम नैतिक मूल्यों का हनन अगर हमारा हो रहा है तो हम आपका विरोध करें, आप हमारा विरोध करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये हिटलर शाही के जरिए ये सरकार उन लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम करती है, दमन करने का काम करती है। भाई ये कौन सा तरीका है? हम यहाँ आए हैं, तुम कह दो भाई तुम आए हो, तुम्हें हम 10,000 रुपया देवे। हम कहने भैया हो हम आए ना, हम नहीं लेवे, हमारे पास पैसा डरे हैं। कमेटी डंडा ले घूमे, बोले ना तो हम पिलवे तुम्हें भाई, कैसे न लियो। यही किसानों के साथ हुई रहो है, किसानों के साथ यही हो रहा है। मोटा मोटा बता दूं कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। अभी यहाँ सही बात किसी को नहीं बताई जा रही, जबरदस्ती कह रहे तुम्हें 2 लाभ देंगे। अरे भाई हम नहीं ले रहे हैं तो क्या मार दोगे? क्या तरीका है तुम्हारा भाई? उन्होंने कहा एमएसपी लागू करो निर्धारित। भाई पानी बनाने वाली बोतल, अभी पानी हमारे सामने रखा गया था, ये बोतल 20 रुपए की आती है। इस बोतल के पानी का निर्माण करने वाली कंपनी ने बोतल में पानी भरा और रेट निर्धारित कर दिए कि थोक में 12 रुपए की है और फुटकर में 20 रुपए की है। ये किसने निर्धारित किया? उस कंपनी ने, जिसने इस पानी को इस बोतल में पैक किया है। और किसान अगर गेहूं पैदा करता है तो क्या किसान को अपने गेहूं का मूल्य निर्धारण का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप लोग। होना चाहिए, क्योंकि जब हम पानी भर रहे हैं, जो 2 रुपए का पानी भी नहीं पड़ता है, 50 पैसे का पानी पड़ता है, वो 20 रुपए का तुम निर्धारित कर रहे हो। अगर मैंने गेहूं पैदा किया है, मटर पैदा किया है, धान पैदा किया है, तो मुझे, किसान यही कह रहे हैं कि मुझे उसका मूल्य निर्धारित करने का अवसर दिया जाए, ताकि हम भी उसको अपनी बनाई हुई चीज को अपने रेट पर बेचें। लेकिन नहीं, वो कह रहे नहीं, व्यवस्था कैसी है मैं बता दूं। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का अकेले नहीं है। ये बताओ, हम ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं, जल्दी तो नहीं, हम बंद करने को जल्दी जरूर नहीं, हम इतना बोल ली ना बहुत है, और बोल दे दो। ये आंदोलन कैसे है? आपका भी आंदोलन है, बहनों का भी है, माताओं का है, किसानों का है, नौजवानों का है, मजदूरों का है। कैसे है कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया सरकार ने कि 83 करोड़ लोगों को, जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आपको अन्नदाताओं को अन्न देने का काम करती है सरकार। 2 रुपए में चावल, 1 रुपए में गेहूं, या 1 रुपए में चावल 2 रुपए में गेहूं, इस तरह कुछ मिलता है। तो ये सरकार उसको क्रय करती है। अभी तक सरकार के पास जो था तो ये था कि संतोष त्रिपाठी 100 कुंतल से गेहूं ज्यादा नहीं खरीदेंगे, चुप्पा अपना 150 खरीद लें। प्रधान जी 250 कुंतल गेहूं खरीदेंगे, ये निर्धारित था। अब उन्होंने देश के उन लोगों को, जो लोग भंडारण करते हैं, आपने देखा होगा, आलू महंगा करना है, रोक दो, बड़े बड़े गन्ना सेठ खरीद लेते हैं, मरता आखिरी छोर का आदमी है, मजदूर मरता है। तो उन्होंने सिस्टम क्या बनाया है कि जमीन आपकी होगी,
और उस जमीन का एग्रीमेंट आप हमसे करेंगे, आप अपनी जमीन का एग्रीमेंट हमसे करेंगे, उसके लिए बीज हम देंगे, तो जो बीज की दुकान है खत्म, उसके लिए खाद हम देंगे, जो खाद की दुकान है खत्म, उसके लिए ट्रैक्टर हम देंगे, जो जुताई करते हैं ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टरों का काम खत्म, उसको पानी की व्यवस्था हम करेंगे, ट्यूबवेल वाले खत्म। ये एग्रीमेंट होगा और उस फसल को 3 बार वो ठेकेदार जांच कराएगा। अगर भुट्टा लगे हैं तो तुम्हारी ये औकात नहीं है एक भुट्टा रिश्तेदार का तोड़ के चबवा दो या तो अपने बच्चों को, क्योंकि एग्रीमेंट हमारे साथ है, उन पूंजीपतियों के साथ एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के जरिए आप निर्धारित सिर्फ फसल पैदा करके देंगे और मूल का निर्धारण भी वही ठेकेदार करेगा। ये व्यवस्था लागू करना चाहती है। इससे जो भंडारण होगा, जो आपको 1 रुपए में चावल 2 रुपए में गेहूं मिलते हैं, ये फिर 20 रुपए में चावल 40 रुपए में गेहूं मिलेंगे, क्योंकि उसका भंडारण एक नहीं भारत के सिर्फ 4 आदमियों को दिया जा रहा है, अंडानी और अबानी एंड कंपनी को दिया जा रहा है। तो हम लोग भी उसमें पिसेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए अगर इस आंदोलन की बात आए तो हम लोगों को भी आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। ये लड़ाई उनकी अकेले नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, हमारे समाज की है। अभी चुनाव लगा है, जैसा मैंने अभी कहा था, बैल कह रहा था हम भी दूध देंगे, अब तो बहुत देंगे, सब लोगों को चाय हो जाएगी और बाकी जमा लेना तो दही हो जाएगा। ये सिस्टम आने वाला है अभी 10 दिन बाद। हमारी माताओं बहनों को पैरों को मट्टी जितने नेता छुटाड़ रही हैं, जय सड़ासड़ ऊपर नहीं चितवा, अगर बीच में कुत्तों को दिया, भैंसियों मिल जाए तो छुए चले जाते, दिखते ही नहीं ऊपर का। सिर्फ कितने दिन के लिए? सिर्फ 15 दिन के लिए। और पहले प्रत्याशी आपके चरणों में और जब वो जीत जाए तो आप उनके चरणों में, वो 15 दिन चरणों में, तुम 5 साल चरणों में। तो ऐसे आदमियों का हमें चयन भी नहीं करना है, हमें इसको भी बहुत ध्यान में रखना है। हमें अच्छे लोगों का, जो समाज के हित के हों, जो समाज को लेकर चलते हों, जो आपके सुख दुख में खड़े होते हों, ऐसे लोगों का चयन करना है। और अगर आप इसमें चले गए फिर कॉलोनी कैसे मांगोगे? शराब में बिक जाओगे तो कॉलोनी नहीं मांग पाओगे। अगर आपने पैसा ले लिया, कुछ लोग तो कहते यार हमें कुछ मिलता नहीं है, हम तो वही प्रधानी में तड़े रहा था, आखिरी में रुपया मिलना, जेब में डालो वोट दे दो। फिर वो 5 साल प्रधान जी जो ये जो बाहर झांके आएगा, अरे मना करो यार, पैसा लेते सारे ने कौन हुई फ्री वोट दीन, तो यही होते कि नहीं होते? प्रधान जी का भीतर से भगा दे, लौंडा के क्या बताया नहीं है, प्रधान जी के में टट्टी के तुमते ये संजाता। ये व्यवस्था हमें नहीं करनी है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। और दूसरी बात, इस कथा से लाभ किसको होगा? आखिरी बात कहते हुए आपसे विदा लूंगा। इस कथा से लाभ सिर्फ 3 लोगों को है, साफ साफ बता दूं किसको किसको है। एक तो कथावाचक जी को है, टनाटन 25,000 लिए होंगे, 40,000 का लियो हमें पता नहीं है, यही रेट चल रहे हैं 25,000 40,000। पहला लाभ इनको है। दूसरा लाभ है इस माइक वाले को जिससे मैं बोल रहा हूं, ये भी आपसे 1 हफ्ते के पैसा लेकर के चला जाएगा। और तीसरा लाभ है इस टेंट वाले को, जो अपना पैसा 2-3 हजार पर डे के हिसाब से बनेगा, वो लेकर के आपसे चला जाएगा। अगर वास्तव में आप चौथा लाभ लेना चाहते हैं तो आप चौथी पंक्ति में खड़े हैं, और वो लाभ ये है कि जो हमारे कथावाचक महोदय आपको ज्ञान दे रहे हैं, संविधान के जरिए बता रहे हैं, हमारे महापुरुषों की बातें कह करके आपको क्यों बता रहे हैं? इन महापुरुषों ने अपना जीवन दे दिया, हमारे बीच में नहीं है, और आज हम लोग उनकी बातों को सुनने के लिए इतनी भीड़ में इकट्ठा है। तो अगर चौथा लाभ चाहते हो तो अपने में आचार विचार संस्कार और त्यौहार बदल देना। निश्चित तौर पर अपने सभी कार्यक्रम छोटे बड़े बुद्ध रीति से करना, बच्चों का मुंडन से लेकर के बुढ़ापे के मरण तक में बौद्ध रीति से करना, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। और हाँ, गौतम बुद्ध ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा भैया, अगर ये कह रहे हो तो गलत कह रहे हैं। अगर इन्होंने कहा हो, हालांकि ये बहुत पुराने कथावाचक है, मैं इनसे बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, बहुत सीनियर अच्छे आदमी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा मैं भगवान नहीं हूं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। मुक्तिदाता का मतलब होता है कि मुझे घाटमपुर जाना है
छू चले जाओ और घाटमपुर पहुंच जाइयो भाई। जितने आदमी करा तो भगवान जी अब बोले हमें देखो बहुत दिक्कत थी पानी लगने खेतवा में, अब बिल्कुल अरे यार पानी ट्यूबवेल वाले से मांगो जाकर दे ही भाई तभी तो मिलेगा। अगर ये कहोगे हमें भोजन मिल जाए अपने आप, नहीं आपको करना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा मैं मार्ग दाता हूं, बता दूंगा कि सीधे आगे झींझक ते सीधे चले जाओ, सिकंदरा सिंगरा सीधे चले जाओ, घाटमपुर मिल जाइए। तो घाटमपुर तभी मिलेगा जब आपको रास्ता, उन्होंने कहा मैं मार्ग दाता हूं, मैं आपको रास्ता तो बता सकता हूं जीवन जीने का, लेकिन आपका कल्याण आपके बिना किए मैं नहीं कर सकता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर के बाद आपसे विदा लूंगा कि हम छायादार पेड़ हैं जमाने के काम आएंगे, हम छायादार पेड़ हैं जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए तो जलाने के काम आएंगे। क्यों? तलवार की म्यान को कभी फेंकना नहीं। तलवार तो इतनी बड़ी होती म्यान की या आपू होती, तो तलवार की म्यान को कभी फेंकना नहीं, हो सकता है दुश्मन को डराने के काम आएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हेलो, हाँ भैया